सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की जो वीडियो है, सिंस आपका जो क्विक्स टू एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा पास में आ गया है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्टैट्स में प्रॉब्लम होती है। किस चीज़ों में? फार्मूलाज में। कैसे हम लोग फार्मूला को समझते हैं, कैसे हम लोग उसको रीड करते हैं, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो काफ़ी टाइम कम बचा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जहां पे जो आपका वीक 5 to 8 का पोर्शन है क्विज 2 का, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं हर एक फॉर्मूला को मैं आपको एक प्रॉपर क्या कहते हैं फॉर्मूला शीट तो दे ही रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस फॉर्मूला शीट को अभी डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला शीट तो मिल ही रही है। ये वीडियो का क्यों मतलब है? अगर मैं आपको फॉर्मूला शीट दे ही रहा हूँ तो ये वीडियो इतनी लंबी क्यों है? फिर वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी है क्योंकि हर वीक के हर एक फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं उसको बहुत शॉर्ट में बताया है। कैसे उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या फॉर्मूला है, कैसे हम उसको रीड करते हैं। स्पेशली जब बात आती है वीक 8 के उन फॉर्मूलाज की, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेयस थ्योरम। इन सब के जो फॉर्मूलाज है वो स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आते। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो लाता हूँ जहाँ पे हर एक फॉर्मूला को हम रिवाइज तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हम साथ में ये भी समझ रहे होंगे कि इनको अप्लाई कहाँ पे करते हैं। अप्लाई करने का मतलब, अब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता जल्दी कि कहाँ पे परम्यूटेशन लगाना है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है। तो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू इस वीडियो में बता रखा है। तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडिंग पे। चलते हैं हम लोग अपने नोट्स की तरफ एंड पढ़ते हैं कि हर एक फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, और देखते हैं कि कैसे आप लोग क्विज 2 में सबसे अच्छा स्कोर ला रहे होंगे इस नोट्स को देखने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्विज 2 स्टैट्स 1, ठीक है। क्विज 2 स्टैट्स 1, ठीक है। स्टैट्स 1 क्विज 2 का आपका सिलेबस क्या है? वीक 5 to 8। तो वीक 5 to 8 में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोग बस एक इस पीडीएफ से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूलाज इस पीडीएफ में गिवन है, साथ में उसके साथ कुछ एक एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप लोग डायरेक्टली इस पीडीएफ से जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको समझ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक शॉर्ट वे में, एक बेसिकली आपका रिवीजन करा दूंगा पूरा वीक 5 to 8 के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका, ठीक है। तो इस वीडियो को आप मान सकते हो कि ये क्या है, आपकी वन शॉट है। किसके लिए? क्विज 2 के लिए ऑफ स्टैट्स 1, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है वीक 5। वीक 5 में हमें सबसे पहले क्या देखना है? काउंटिंग, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये सारी चीज़ें हमने देखा। काउंटिंग से यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि आप फाइंड करो नंबर ऑफ वेज जिसमें आप एक पर्टिकुलर काम को कर सकते हो, तो वहाँ उस चीज़ से ये रिलेट कर रहा है किसको? काउंटिंग को, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी अपने पास दो तरीके होते हैं जहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज फाइंड करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपने पास आता है लॉ ऑफ काउंटिंग, जिसमें सबसे पहला होता है एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है? एडिशन रूल कहता है कि मुझे जब क्या करना हो, अगर मेरे पास कोई अलग अलग काम हो, लाइक मेरे पास केसेस वाले काम हो। केसेस वाले काम का क्या मतलब है कि अगर आपको काम कुछ ऐसा करना है कि आपको या तो एक शर्ट खरीदनी है या तो एक पैंट खरीदनी है। तो या तो आपको एक शर्ट खरीदनी है और यानी कि आपके पास चॉइस है, और या तो आपको एक पैंट खरीदनी है, ठीक है। तो शर्ट के मान लो n1 वेज हुए, पैंट के n2 वेज हुए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? n1 प्लस n2। जब भी हमारे पास और वाली कंडीशन आती है, हम हमारे वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? n1 प्लस n2। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया? n1 प्लस n2। लेकिन अगर मेरे पास केस क्या हो? एंड का केस हो। अगर मेरे पास एंड का केस हो तब मैं मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करता हूँ। यानी कि अगर इसी चीज़ को मुझसे बोले कि मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होगा, आपसे ये कहे कि आपको एक शर्ट पहननी है, आपको एक शर्ट चूज़ करनी है एंड आपको उसके बाद एक पैंट भी चूज़ करनी है। तो शर्ट चूज़ करने के n1 वेज, पैंट चूज़ करने के n2 वेज। अब क्योंकि आपको काम को साइमल्टेनियसली करना था, लगातार करना था, आपके पास यहाँ पे चॉइस नहीं थी। आपको शर्ट भी चूज़ करनी है एंड पैंट भी चूज़ करनी है, लगातार करना है। तो जब भी काम लगातार हो रहे होते हैं वहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? n इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2, और जितने भी अपने वेज होंगे वो सब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। सो ये होता है अपना बेसिक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। फिर अपना आ जाते हैं फैक्टोरियल पे। तो ये काफ़ी आसान है। अगर कोई एक नंबर n है तो फैक्टोरियल उसका क्या होता है? n इंटू n माइनस वन टिल कहाँ तक?
2 इंटू 1 तक हम उसमें एक एक वैल्यू कम करके उसको मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो n फैक्टोरियल होता है वो होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सो ऑन टिल 2 इंटू 1 तक, ठीक है। तो n फैक्टोरियल और किसके बराबर होता है, ये होता है n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल तक, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर आप पूछ रहे हो इसका क्या मतलब है, तो अगर आपसे कहा जाए कहीं पे लिखा है 5 फैक्टोरियल तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये ऐसे अगर आप पूछ रहे हो कि लिख भी क्यों सकते हैं वो भी बताता हूँ। 5 को आप कैसे लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल को। अब जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या रहा, ये रहा 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जो भी नंबर लिखा हो आप उससे मल्टीप्लाई करके उससे एक कम नंबर के फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये बेसिकली फैक्टोरियल की नोटेशन हो गई और कैसे जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो हमने देखा। फिर हम आ जाते हैं परम्यूटेशन पे। परम्यूटेशन क्या है, यहाँ पे अपने पास ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपको कभी भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे मैं परम्यूटेशन चूज़ करूँ एंड कहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन चूज़ करूँ, तो परम्यूटेशन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब ऑर्डर मैटर कर रहा हो, जब ऑर्डर मैटर कर रहा हो, ठीक है। जब ऑर्डर मैटर करता है तब हम लोग यूज़ करते हैं परम्यूटेशन को, ठीक है। तब हम लोग यूज़ करते हैं परम्यूटेशन को। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एन पी आर, एन पी आर, कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स थे और आपने उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को चूज़ किया है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से। अब अगर आपके पास यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल भी है कि अगर आपसे ये बोले कि कितने वेज होंगे जिसमें पहले गोल्ड आए फिर सिल्वर आए फिर ब्रॉन्ज आए, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर आ गया। तो जब भी ऑर्डर मैटर करता है, जहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है वहाँ पे अपने पास क्या होता है, एन पी आर, यानी कि हम लोग परम्यूटेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो 8 रेसर्स थे, मुझे कितने प्राइसेस देने थे, 3 प्राइसेस देने थे, तो ये कितना हो जाएगा 8p3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने परम्यूटेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन, जहाँ पे रिपीटिशन ना हो रहा हो। ऐसा क्या, अगर यहाँ पे बोले रिपीटिशन में आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोई रेसर गोल्ड आता है, कोई रेसर क्या कहते हैं गोल्ड मेडल लाता है, क्या वहीं सेम रेसर मुझे सिल्वर देगा, क्या वहीं सेम रेसर मुझे ब्रॉन्ज देगा, नहीं। यानी कि जहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है वहाँ पे ये वाला केस होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ रिपीटिशन हो सकता है वहाँ पे क्या होता है, एन टू द पावर आर। अब आपको इतने सारे फॉर्मूला रखने को याद नहीं है, इतने सारे फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप बस लॉजिक को समझो। जहाँ रिपीटिशन अकर हो रहा है और आपसे कह रहा है आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स थे, तो मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स क्या थे कि 0 से 9 तक डिजिट्स थे, 0 से 9 तक डिजिट्स थे, और आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। तो पासवर्ड में आप कोई भी डिजिट को कहीं पे भी रख सकते हो, उसमें रिपीटिशन अलाउड है, उसमें रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस, 10 चॉइस, अगले के लिए 10 चॉइस, उसके बाद के लिए 10 चॉइस, उसके बाद के लिए 10 चॉइस। तो ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 4, चॉइसेस कितनी थी 10, जगह कितनी थी 4 चॉइस, 4 जगह थी, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 4 यानी n की पावर r। सो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखो, इजीली आप लोग क्या कहते हैं सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे ये जो 8 रेसर्स वाला क्वेश्चन था ये वाले फॉर्मूला से आपको डिफिकल्ट लग रहा हो कि नहीं, यहाँ पे 8p3 कैसे हुआ, आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आप सीधा इस तरीके से देखो, मुझे प्राइस किसको देना है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को। कितनी जगहें हैं, इतनी जगहें हैं, ठीक है। अब रेसर्स कितने हैं, 8 रेसर्स। तो पहली चॉइस, पहली जगह पे आने के लिए अपने पास कितने रेसर्स होंगे, 8 रेसर्स, 8 में से कोई भी एक आ जाएगा। अब जो रेसर मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे आ गया है वो सेकंड प्लेस यानी कि सिल्वर पोजीशन पे नहीं आएगा, तो कितने रेसर्स बचे, 7, फिर उसके बाद 6, तो ये क्या बचा 8 इंटू 7 इंटू 6। और यहाँ पे 8p3 किसके बराबर होता है, 8p3 बराबर होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या था 5 फैक्टोरियल, ये कट गया, क्या बचा 8 इंटू 7 इंटू 6,
ठीक है? तो या तो आप परम्यूटेशन समझ लो या फिर आप इस तरीके से लॉजिक समझ लो, ठीक है? अगर आपको लॉजिक समझना है और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो मैंने वीक 5, 6, 7, 8 में बिल्कुल लॉजिक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा के रखा है और वीडियोस को अपलोड कर रखा है। तो उन वीडियोस को जाके आप रेफ़र कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कैसे केवल सोच के विदाउट इवन यूजिंग फ़ॉर्मूलाज़ बस सोच के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है? फिर उसके बाद अपने पास आता है एक और परम्यूटेशन ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए, ठीक है? यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि मेरे पास ऐसा कोई हम लोग को नंबर ऑफ वेज़ फाइंड करने हैं, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है? ये आ जाता है अपने उन क्वेश्चन में जहाँ आपको एक टाइप का लेटर दे देता है, मान लो मिसिसिपी, ठीक है? ये आपको क्या दे दिया? एक वर्ड दे दिया। अब इस वर्ड में आपसे बोलेगा कि इसके लेटर्स को यूज़ करके मैं और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स को फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है? तो कैसे हम लोग इस चीज़ को फाइंड करते हैं? इस ये इंडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स जो है, यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला लिखा है, ये इसी इसी एग्ज़ाम्पल से मैं बता देता हूँ। कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, इसमें कुछ वर्ड क्या हो रहे हैं, कुछ लेटर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो उन रिपीटिंग लेटर्स की प्रोबेबिलिटी से हम क्या कर उस उन रिपीटिंग लेटर्स की जो वेज़ होंगे, उनसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टोटल लेटर कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल कितने हैं? 11। तो आप पहले ऐसे हर एक लेटर को काउंट करके जो अपना बन रहा है, तो 11 फैक्टोरियल वेज़ में आप इनको अरेंज कर सकते हो। अब आप इसको डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे जो भी लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से। तो m कितनी बार आया? 1 बार आया, यानी कि 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर i कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4। 4 बार आ रहा है i कितनी बार आया? 4 बार। तो इस i के लिए मैं क्या करूँगा? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड इनटू फिर s 1, 2, 3, 4 s भी 4 बार आया, तो इसके लिए भी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड इनटू 1 और i तो हम लोग देख चुके हैं। p कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो इस p के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये बन गया आपका नंबर ऑफ वेज़ जिसमें आप इस वर्ड को यूज़ करके क्या बना रहे होगे? अलग-अलग वर्ड्स को बना रहे होगे, ठीक है? तो ये एक ईज़ी वे था, ठीक है? ये एक ईज़ी वे था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे जो इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट बोल रहा है, उसमें यही बोल रहा है कि जब आपको परम्यूटेशन में अरेंजमेंट्स करनी हो और उसमें क्या कहते हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है? उसमें रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हों, तो आप क्या कर देते हो, उस रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ वेज से आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है? सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है? तो इससे अपना इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एक वर्ड दे देगा, उस वर्ड के लेटर्स से आपको क्या करना होगा, एक नया वर्ड बनाना होगा, ठीक है? आगे देखते हैं, अब आ जाता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे अपना कि अ, अगर जब भी आपका ऑर्डर मैटर ना करे, परम्यूटेशन में आपसे क्या बोला था कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़, इसमें अपने पास कितने नंबर ऑफ वेज़ में आइटम जीता, क्या कहते हैं, जो अपना वो है प्लेयर है वो जीतेगा। तो ये परम्यूटेशन हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज़। लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर इसी सेम चीज़ को बोलना चाहें जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, वहाँ ये क्या बोलेगा कि आप टॉप 3 रेसर को क्या करो, टॉप 3 रेसर को अवॉर्ड करो। तो यहाँ पे टॉप 3 का मतलब क्या है? वो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस वो टॉप 3 में होना चाहिए, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो एनसीआर को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, एन और आर ऐसे ब्रैकेट के अंदर एन हो और आर हो, इसको हम लोग एनसीआर में से डिनोट करते हैं। यानी कि आप एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हो और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है? और फिर यहाँ पे एन कॉमा ज़ीरो क्या, यहाँ पे एन ज़ीरो क्या हो जाएगा? एन सी ज़ीरो। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप n ऑब्जेक्ट्स में से 0 मतलब एक भी को नहीं चूज़ कर रहे हो, तो उसका एक ही वे होता है, ठीक है? आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप एक भी नहीं चूज़ कर रहे हो, उसका तो एक ही तरीका होगा। एंड सिमिलरली एनसीएन, यानी कि अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को चूज़ कर ले रहे हो, तो उसका भी एक ही वे होगा, ठीक है? तो ये अपनी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन एंड क्या अपना क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्स एंड बार्स, यहाँ पे क्या मतलब है, सेलेक्टिंग आर आइटम्स फ्रॉम फ्रॉम एन टाइप्स ऑफ रिपीट्स अलाउड, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, आर आइटम्स को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आर आइटम्स को चूज़ कर रहे हैं विद
n टाइप्स, ठीक है, r आइटम्स में क्या है, फ्रॉम n टाइप्स विद रिपीट्स अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। तो और डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, तो वो तो ये वाला केस है, ठीक है। जब हम लोग चूज कर रहे होते हैं r आइटम्स को फ्रॉम n टाइप्स जहाँ पे रिपीटिशन अलाउड होता है, वहाँ पे अपने पास क्या आता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर, ठीक है। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस तरीके से। आपको इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, आपको इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ नहीं होगी। आप सिंपली क्या कहते हैं, लॉजिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट बॉक्सेस वाला प्रॉब्लम है, ये भी आपको इस फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चंस को देखो, लॉजिक को समझो, आप नॉर्मल फॉर्मूले से जो अपना बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, आप उन्हीं को यूज़ करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे अपने पास था कि 5 फ्लेवर्स हैं, 3 स्कूप्स हैं, और यहाँ पे अपने पास रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि हर स्कूप पे आप क्या कहते हैं, जो आपको फ्लेवर चाहिए उस फ्लेवर को आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर, ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने देखा, ठीक है। ईजिली क्या कहते हैं, आप इसको नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बेसिक लॉजिक यूज़ करके, ठीक है। फिर अपने पास आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये अपने पास जो हम लोगों ने क्लास 12th में देखा था, कि क्लास 11th में देखा था, कि कैसे हम लोग एक बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हैं, तो वो भी यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट हाँ, आप लोग फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वीक 5 के सारे फॉर्मूलाज हो चुके हैं। हमें मेन चीज़ क्या पता चली कि ऑर्डर अगर मैटर करता है तो परम्यूटेशन, ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको चेक करना हो, आपको वेरीफाई करना हो कि कब परम्यूटेशन लेना है एंड कब कॉम्बिनेशन लेना है, तो आप हमेशा चेक करना कि डज स्वैपिंग द टू सेलेक्टेड आइटम्स क्रिएट अ न्यू आउटकम। यानी कि अगर मुझसे बोले कि गोल्ड ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, सिल्वर ले लो, तो इसमें क्या मैं गोल्ड को बाद में लूँ और ब्रॉन्ज को पहले ले लूँ, तो इसमें दिक्कत होगी, हाँ होगी। लेकिन अगर मैं टॉप 3 को देखूं, अगर मैं टॉप 3 रेसर्स को देखूं, टॉप 3 में जो 3 रेसर्स होंगे, इसको इधर ले लूं, इसको इधर ले लूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो टॉप 3 है ना। हम लोग वहाँ पे स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, वन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नहीं देख रहे हैं, हम लोग केवल टॉप 3 देख रहे हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कब मुझे परम्यूटेशन यूज़ करना है और कब मुझे कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वापस से आ जाता है। यहाँ पे अपने पास सिंपल सा, अगर सर्कुलर अपने पास क्या हो, सर्कुलर परम्यूटेशन हो, तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर नहीं है, तो कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करोगे, n माइनस वन फैक्टोरियल में, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर हैं, तो n माइनस वन फैक्टोरियल बाय 2 वेज में आप क्या करोगे, अरेंज कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि कॉम्बिनेशन की कुछ अपने पास वो होती हैं प्रॉपर्टीज, वो क्या होती हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा है कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर, ठीक है। आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सेम टू सेम बस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लेता है। लाइक वो आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर करेक्ट, और उसमें क्या कहते हैं, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन होंगी, ठीक है। और वहाँ पे भी अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ एन की वैल्यू ले लेना एंड आर की वैल्यू लेना, और फिर उनको पुट करके देखना कि क्या ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है ये वैलिड आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। परम्यूटेशन हमने अभी देखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर, यानी कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर अपने पास डिस्टिंक्ट हो, लाइक क्या कहते हैं, कुछ रिपीट हो रहे हो, तो वहाँ पे आप किस तरीके से निकालते हो, ठीक है। आप टोटल को ऊपर रखते हो, टोटल फैक्टोरियल को, और जो भी लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा है आप उसको डिनोमिनेटर में रखते हो। जैसे कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स था, तो स्टैटिस्टिक्स में अपने पास कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल लेटर्स हैं यहाँ पे। एंड कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एस आया है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड इनटू टी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। फिर ए एक ही बार आया तो कुछ नहीं होगा, आई मेरे पास 2 बार आ रहा है, और सी भी एक बार आया था, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और ये हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं इस वर्ड के लेटर्स को यूज़ करके नए वर्ड्स को फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो वीक 6 में इतना ही पोर्शन था। अब हम देखेंगे वीक 7 के अपने फॉर्मूलाज को, ठीक है। इसमें अपने पास क्या आएगा कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो वो किसके बराबर होता है, किसी एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो वो होगी नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये बेसिकली क्या है, ये है अपना टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो एस क्या होता है, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में जितने आउटकम हो रहे हैं वो अपना नीचे रहेगा, एंड ऊपर क्या रहेगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी एक्सियम से, यानी क्या अपने पास कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशन आपको पता ही होगा, अपना बेसिक टॉपिक है ये, कि किसी भी एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, और सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1। ठीक है, फिर अपने पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट रूल। कॉम्प्लीमेंट रूल का क्या मतलब है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लो पता है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे। ई का मतलब होता है कि ई हो रहा है, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट ई। तो ये आप कैसे निकालोगे, टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सेंस में जो 1 होता है इसको हम टोटल मानते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 1 क्या है, टोटल। तो पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, फिर अपने पास आता है एडिशन रूल। एडिशन रूल जो अपना सेट में अप्लाई होता है वहीं यहाँ पे भी अप्लाई होता है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, कि यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, अगर हमें दो इवेंट की ई और एफ की यूनियन की प्रोबेबिलिटी चाहिए हो, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये आपको पता ही होगा क्यों करते हैं। मान लो ई में ये वेन डायग्राम बना एंड एफ में ये वेन डायग्राम बना, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐड किया, कर दिया, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऐड किया, आपने कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये अपने पास 2 बार काउंट हो गया, एक बार ई के साथ एंड एक बार एफ के साथ। और ये कौन सा पोर्शन है, ये वो वाला पोर्शन है जिसमें ई और एफ दोनों अकर कर रहे हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब अपने पास अगर ऐसा केस हो कि ई एंड एफ क्या हो, डिसजॉइंट हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, डिसजॉइंट सेट हो, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। उस केस में जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई मेरे पास दो इवेंट हैं जो कि डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट का मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने वहाँ पे क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अपने मेन फॉर्मूला थे वीक 7 के, वो भी हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग चलते हैं वीक 8 के फॉर्मूलाज पे, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि वीक 8 के फॉर्मूला टफ हैं एंड एवरीथिंग। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे अब क्या आएगा अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बाकी सारी चीज़ें। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रीड कैसे करते हैं, इसको देखो। आपसे अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन गिवन ए, आपसे बोल दिया कि मान लो गिवन बी, कि एक इवेंट बी है जो कि हो चुका है, गिवन गिवन बी हैज़ अकर्ड, फिर वो बोले फाइंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपसे बोल रहा है कि बी आउटकम जो है, बी इवेंट जो है वो अकर हो गया है। अब आप क्या करो, ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करो। तो इसको आप कैसे डिनोट करते हो, इसको आप डिनोट करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज़ अकर्ड। तो जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो वो अपना कहाँ पे आएगा, अपना डिनोमिनेटर में, और जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट के होने के बाद वो कहाँ पे आएगा, ऊपर। तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो इस तरीके से। अब इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको आप इस तरीके से रीड करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, अब इसके पास अपना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो। बाकी इसमें भी अगर आपको लॉजिक ढूंढना है तो लॉजिक ये है कि मैं बी के अकर होने के बाद की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, यानी बी हो चुका होगा, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो वाले ए के इवेंट जो कि बी के साथ हो रहे हो, वो वाले ए के इवेंट जो कि बी के होने के बाद हो रहे हो, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसीलिए अपना क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, फिर अपने पास आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल कुछ नहीं होता है,
इस f को आप इस साइड भेज दो तो आपके पास क्या बनेगा, अगर आपको किन्हीं भी दो इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी बतानी हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ई इंटरसेक्शन एफ, आप इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाए, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इस तरीके से रीड करो इसको। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो इसको रीड कैसे कर रहे हैं, इसको रीड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कि मेरा एफ इवेंट ऑलरेडी हो गया। तो अभी हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर दिया, तो मेरा एफ इवेंट कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो ई के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल वाले फॉर्मूला को क्या करते हैं, रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर अपने पास आता है जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी कि जब आपको ऐसा देखना हो कि अब आपसे वो काफ़ी मल्टीपल इवेंट का पूछ ले कि E1 E2 E3 E4 इस तरीके से पूछ लिए, तो वहाँ पे आप कैसे करोगे। मान लो आपके पास 4 इवेंट थे, E1 E2 E3 एंड E4, और आपसे इन चारों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो आप कैसे निकालोगे। आप ऐसे करोगे, आप पहले किसी एक इवेंट को पकड़ो जो कि हो गया, तो आपने क्या किया, आपने इवेंट E1 को परफॉर्म किया, फिर जब इवेंट E1 परफॉर्म हो चुका है तब आपको फाइंड करना है इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी। तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, गिवन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होगा, अब E1 और E2 दोनों अकर कर चुके हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 एंड E2 हैव ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, इनटू अब हमें E4 को अकर करवाना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन E1 E2 एंड E3 हैव ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, सो इस तरीके से जो अपना मल्टीप्लिकेशन रूल है वो काम कर रहा होता है। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली चल क्या रहा है। हम लोग यहाँ पे बस ये देखते हैं कि पहले E1 हुआ, फिर E2 की प्रोबेबिलिटी जब E1 हुआ, फिर E3 की प्रोबेबिलिटी जब E1 और E2 दोनों हुए, फिर E4 की प्रोबेबिलिटी जब E1 E2 E3 तीनों हो गए। इस तरीके से जो अपना रूल है वो काम करता है। ठीक है, अब अपने पास आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट इफ नोइंग वन अकर डजंट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर। यानी कि अगर आपके पास ऐसे दो इवेंट हैं जिसमें एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि अगर आप ये फाइंड करते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बताओ गिवन एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है, और अगर ये बराबर ही आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, तो ये क्या हो गए, ई और एफ यहाँ पे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। यानी कि एफ इवेंट के होने या ना होने से मेरे इवेंट ई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो इस तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट काम करते हैं। तो वहाँ पे अपने पास जो ये वाला रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, फिर अपने पास लास्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं, जो कि है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेयस रूल। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको सबसे इजी वे में बताता हूँ कि कैसे हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेयस रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखो, अप्लाई करने का अपना मतलब क्या होता है, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल क्यों रहे हैं। सबसे पहले ये समझो, आपके पास प्रॉब्लम इस तरीके से होगा कि एक कोई इवेंट ई होगा जो कि परफॉर्म हो सकता है F1 F2 F3 एंड सो ऑन। अपने पास कितने भी तरीके हो सकते हैं जिसमें ये ई इवेंट परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, जिसमें ये ई इवेंट परफॉर्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लो ई इवेंट था कि अपनी गाड़ी फेल हो गई, और F1 इवेंट था, मान लो ये आप क्या कहते हैं, टैक्सी चूज़ करने जा रहे हो, और आपके पास चॉइस थी कि आप F1 टैक्सी चूज़ करो, F2 टैक्सी चूज़ करो, या फिर F3 टैक्सी चूज़ करो। और ई इवेंट था कि आपकी क्या हुई, वो वाली गाड़ी जो है, टैक्सी जो है, वो उसका इंजन फेल हो गया। तो अब जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे इंजन फेल होने की, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो प्रोबेबिलिटी ये आ रही होगी कि हमें वहाँ पे हर एक केस देखना होगा कि आपने अगर F1 टैक्सी चूज़ करी थी तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस अगर आपने F2 टैक्सी चूज़ करी थी तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी, अगर आपने F3 टैक्सी चूज़ करी थी तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी, इन सबको आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने F1 टैक्सी चूज़ करी हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका इंजन फेल हो गया जब आपने F1 टैक्सी चूज़ करी हो, प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 कि आपने F2 टैक्सी चूज़ करी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन फेल व्हेन आपने क्या किया F2 टैक्सी चूज़ करी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 कि आपने F3 टैक्सी चूज़ करी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन फेल होने की जब आपने F3 टैक्सी चूज़ करी। तो ये ही होता है अपना लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हम लोग यहाँ पे किसी एक इवेंट ई की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जितने भी केसेस में वो हो सकता है। तो यहाँ पे इवेंट ई के लिए कितने केसेस अपने पास बने, कितने तरीके से इवेंट ई हो सकता था? वो F1 के साथ हो सकता था, F2 के साथ हो सकता था एंड F3 के साथ हो सकता था। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। बेयर्स रूल क्या करता है? बेयर्स रूल क्या करता है, इसी चीज़ को उल्टा करता है। वो आपसे बोलेगा, वो बेयर्स रूल आपसे कहेगा कि ये इवेंट ई ऑलरेडी अकर हो चुका है, ये इवेंट ई ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या आ गया ई। ये इवेंट ई जब ऑलरेडी अकर हो चुका है तब आप लोग प्रोबेबिलिटी बताओ किस चीज़ की, आप लोग प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो F1 कार ही चूज़ करी हो, F1 कार ही चूज़ करी हो। तो यही होता है अपना बेयर्स रूल। तो ये किसके बराबर होगा? ये देखो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कि अब आपने यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कि F1 कार चूज़ करी हो एंड गाड़ी फेल हुई हो। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हो। तो ये किसके बराबर हो गया कि प्रोबेबिलिटी आपने F1 कार चूज करी थी इनटू प्रोबेबिलिटी इंजन फेल हुआ गिवन दैट आपने क्या करी थी? F1 कार चूज करी थी। और नीचे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ये क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इस सेम चीज़ को आप कहाँ पे लिखोगे? डिनोमिनेटर में लिख रहे होगे। और ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया कि आपने F1 कार चूज़ करी थी, फिर उस F1 कार में आपका क्या हो गया? इंजन फेल हो गया। सो इस तरीके से जो अपना टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है एंड जो बेयर्स रूल है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, सो इसी के साथ वीक 5 to 8 के जितने भी फॉर्मूलाज थे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, विद सम एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है या मैंने किसी चीज़ को छोड़ा हो तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ चाहिए तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।